तो एक बार फिर से देखिए, ईरान की तरफ से लगातार इजरायल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से क्लस्टर बम। तो बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन, और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं और अभी बंकर में छुप रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। तो बिखर रहे हैं ये बॉम्ब, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और अब होंगे जोरदार धमाके। तो ईरान की तरफ से फिर से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। इस बार टेल अवीव पे फिर से अटैक किया गया, जो कल दिन में अटैक किया गया था। बताया जा रहा है कि वो कन्वेंशनल वॉरहेड था, लेकिन इस बार जो हमने आसमान में देखा वो बिल्कुल क्लस्टर बॉम्ब्स थे, क्योंकि जो मिसाइल आया उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब जो है इर्द गिर्द बिखरे और उसके बाद जोरदार धमाके हुए, कई धमाके हुए। उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बॉम्ब थे वो फट रहे थे। तो फिलहाल ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि इजरायली फोर्सेस ने भी ईरान में कई हमले किए और दूसरी तरफ से नॉर्थ इसराइल में भी अटैक्स हुए। हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 38 रॉकेट्स दागे गए नॉर्थ इसराइल पर। वहां पर एक महिला की मौत हुई है और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 38 रॉकेट्स दागे हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर, और अभी अभी जो हमला ईरान की तरफ से किया गया वो टेल अवीव पर ये मिसाइल दागा गया और हमने देखा कि ये क्लस्टर बॉम्ब था। कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल कल टेल अवीव पे किया गया था और अब फिर से ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बातचीत की है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति जताई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें ट्रंप का फोन आया और दोनों के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। क्या अहम मुद्दे रहे हैं बातचीत के? मुझे ट्रंप का फोन आया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि दोनों के बीच अहम बातचीत हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ट्रंप से पश्चिम एशिया पर बातचीत हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। आगे वो ये भी कहते हैं कि भारत तनाव कम करने का पक्षधर है, यानी कि शांति बहाली की तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये समर्थन दिया गया है। भारत शांति बहाली का समर्थन करता है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा दुनिया के लिए हॉर्मुज़ खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे, ये भी बातचीत जो है दोनों के बीच हुई है। स्थिरता के लिए निरंतर संपर्क पर सहमति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जाहिर की गई है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में ताजा हालात से लेकर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने घनिष्ठ और विश्वसनीय साझेदार के रूप में ये कहा है कि हमने साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर विजन के तहत साझा चुनौतियों से निपटने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करता रहेगा। और इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने न्यूज 18 से बातचीत की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर भरोसा है। आगे वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस क्षेत्र की शानदार जानकारी है। ट्रंप मध्यस्थता की हर कोशिश का स्वागत करते हैं। न्यूज 18 से यूएस राजदूत सर्जियो गॉर्ड की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि यूएस के ईरानी शासन के साथ बातचीत लगातार जारी है। ईरान हॉर्मुज़ क्षेत्र को बंधक नहीं बना सकता है। President Trump always welcomes Prime Minister Modi's involvement. He is a national leader, an international leader, and not only is he an international leader, he's been around for many years. And so he brings a wealth of knowledge
he is able to provide, input that is very valuable. It's something that President Trump truly appreciates, and so of course he's always willing to consult with our partners. India's at the top of those list of partners. और इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने भारत को इकोनॉमिक पार बताया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रूबेन अजार ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में सहयोग के बहुत प्रोजेक्ट्स का ऑफर दे सकता है और इजरायल भारत की भूमिका का स्वागत करता है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार। इनसे तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। ईरान युद्ध के मसले पर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मेरा पहला सवाल यह है कि ये युद्ध क्या आने वाले कुछ दिनों में खत्म होगा या अभी कुछ हफ्ते और जारी रहेगा? इज दिस वॉर गोइंग टू एंड इन कमिंग डेज और इट विल गो फॉर वीक्स? We certainly hope that it ends as soon as possible. We were very pleased to hear that the negotiations are going on. This is a surprise because the Iranian regime was saying that it will not negotiate with the United States, but apparently due to the immense amount of pressure we've been putting together with the United States on them, they have finally accepted these negotiations. We don't know whether negotiations are going to end in a successful way. Our position is very clear. We want to get their existential threats out by removing the enriched uranium out of Iran, by having zero enrichment of Iranian soil, because the Iranians have been cheating the international community and they cannot be trusted. We want to have a curb on their ballistic missiles, the same missiles that now threaten huge areas of the world. And we want to have a stop to their assistance to the terrorist organizations in our region. So once all that is achieved, I think we can reach an agreement. सर आप कह रहे हैं कि निगोशिएशन चल रही है बावजूद इसके कि ईरान मना कर रहा है. You are confirming that negotiations are going on despite of the fact that Iran is denying. Yeah, we are seeing, look, they have been denying a lot of things, okay? They denied that they are firing at civilian targets in the Gulf, but we all know, we have seen the pictures, how they are firing at civilian targets in the Gulf and also in Israel. We've seen that they are denying the fact that they are negotiating because they don't have the face to admit to their people their failure. We are also seeing that they are not very well coordinated with each other. I think that this is the result of the tremendous pressure we are putting, and it's a good sign because it gives hope that finally they will come to the table and accept the conditions of the international community to end this war. दरअसल इजराइल के राजदूत ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है लेकिन ईरान जो है बार बार मना कर रहा है, वैसे ही जैसे ईरान कई मौकों पर और कई वजहों से झूठ बोलता रहे। और इस बीच ट्रंप के 5 दिन तक हमला न करने के ऐलान के बाद अब जंग ईरान और इजरायल के बीच तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान अब और आक्रामक रूप से इजरायल पर हमले कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने इजरायल पर एक और मिसाइल हमला किया है। नेगेव रेगिस्तान में बीरशेवा और आसपास के कस्बों में सायरन बजने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान इजरायल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेगेव रेगिस्तान में भी सायरन बजे हैं जहां पर इजरायल के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। पिछले 13 घंटे में इजरायल पर यह 9वां मिसाइल हमला बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में बहुत बड़ा नेतृत्व बदलाव हुआ है। ईरान ने बाकर जुल्कद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने अली राइजानी की जगह ली है, जिनकी हाल ही में हमले में मौत हो गई थी। इस बदलाव को ईरान की सुरक्षा रणनीति में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब देश युद्ध और हमलों का सामना कर रहा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि वो पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर रह चुके हैं। वो गार्ड में ब्रिगेडियर जनरल के पद तक पहुंचे थे। फिलहाल वो ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि लारिजानी की जगह लेने वाले बाकर जुल्कद्र आखिर हैं कौन। देखिए, ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के ये सचिव थे।
इसके अलावा पूर्व IRGC कमांडर ये रह चुके हैं। ईरान के फासा शहर में इनका जन्म हुआ है। इस्लामी क्रांति के समय मसरूनन से ये जुड़े थे और इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान इराक युद्ध के दौरान ये ब्रिगेडियर जनरल रहे हैं। 21 साल तक IRGC में इन्होंने सर्विसेज दी हैं। IRGC ज्वाइंट चीफ्स के ये प्रमुख भी रह चुके हैं। तो देखिए यहां पर ईरान ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो चुन लिया है, लेकिन जनरल जुल्कद्र को लेकर इजरायल को खतरा कितना बड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे ईरान ने आज सबसे पहला हमला करके ये बता दिया है कि वो अगले 24 घंटे के अंदर क्या करने जा रहा है। क्या ये सजील थी? क्या ये ईमाद थी? क्या ये थी हज कासिम? या फिर ये थी खैबर शिकन, जिसकी वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के माथों पर शिकन नजर आने लगी है। इजराइल के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। इन 3 तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। इन 3 तस्वीरों ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए विकल्प रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होर्मुज के समुद्री गलियारे पर है। ईरान के मिसाइलों ने और होर्मुज में ईरान के पहरे ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस युद्ध को कुछ दिनों के अंदर जीतने के इरादे से उतरे थे, लेकिन चौथे हफ्ते में यह जंग जारी है और ईरान बराबर से नहीं बल्कि डबल ताकत से लड़ रहा है। अगर अमेरिका या इजराइल की वायुसेना ऐसे और बिजली ठिकानों को टारगेट करते हैं तो युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा, और इसके लिए ईरान ने पलटवार वाली वार्निंग भी जारी कर दी है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रही है। डिमोना और अरद शहर पर हुए हमलों ने बता दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत बरकरार है, उनके पास मिसाइलों का भंडार है। इसी बुनियाद पर ईरान ने बता दिया है कि अगर उसके बिजली पावर प्लांट पर हमला किया गया तो पलटवार कैसा होगा। ईरान ने कहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और डिसैलिएशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वो हमला करेगा। यानी अमेरिका अगर ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान का पलटवार इजराइल और खाड़ी देशों के बिजली ठिकानों और पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर होगा।
अपनी मिसाइल पावर दिखाकर ईरान बता चुका है कि उसके पास ये ताकत है। इसका एहसास ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका को लेकर पहले से तय रणनीति को लागू करने का वक्त आ गया है। और अगर इजराइल अपने डिमोना जैसे परमाणु सेंटर वाले शहर को नहीं बचा पा रहा तो वो बाकी जगहों को कैसे बचा पाएगा? ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से वाटर प्लांट हैं, गौर से समझिएगा। भूमध्य सागर से लगे समुद्री किनारे पर इजराइल ने डिसैलिएशन प्लांट लगाए हैं जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। यहां से इजराइल अपने पानी की 85% जरूरत पूरी करता है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी और साथ में ईरान के पलटवार वाले गेम के बीच एक नए खतरे का अलर्ट भी है। अगर ईरान ने इजराइल के इन ठिकानों को मिसाइलों से टारगेट किया तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा इजराइल पानी के लिए तरस जाएगा। ईरान की मिसाइलों के सटीक हमलों ने पूरे इजराइल को अलर्ट कर दिया है। ईरान की पलटवार वाली इस धमकी को हल्के में लेना नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। ईरान के टारगेट पर है अश्केलोन प्लांट। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था जो खारे पानी को पीने लायक बनाता है। दूसरा है हदेरा डिसैलिनेशन प्लांट। तीसरा है सोरेक प्लांट, दुनिया का सबसे आधुनिक प्लांट कहा जाता है। चौथा है पालमाचिम डिसैलिनेशन प्लांट, यह तेल अवीव के दक्षिण में है। पांचवा है अशदोद प्लांट जो दक्षिण इजराइल के लिए काफी जरूरी है। Oh my God. ये पांचों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल की लाइफलाइन हैं। ये प्लांट जब 10 लीटर को साफ करते हैं तो उसमें से 8 लीटर पानी पीने लायक बनता है। ये पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट इजराइल की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ कहे जाते हैं। बिना इनके इजराइल के सामने प्याज का संकट खड़ा हो जाएगा, उसे पानी आयात करना पड़ेगा। इसीलिए ईरान के पलटवार रोकना अमेरिका और इजराइल को बहुत जरूरी होगा, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि यह बात तो तय है कि ईरान न होर्मुज को खोलने जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली ठिकानों को बंकर बस्टर से जरूर उड़ा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि ईरान पलटवार जरूर करेगा, उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसका ट्रेलर ईरान ने डिमोना और अर्द शहर में दिखा दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल की जो वायुसेना अब तक ईरान के आसमान पर राज कर रही थी, उसमें ईरान ने पहले F-35 और अब F-15 फाइटर जेट को मारकर बता दिया है कि उसका एयर डिफेंस खत्म नहीं हुआ, ना ही कमजोर पड़ा है। ईरान अब अमेरिका के फाइटर जेट्स को आराम से निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी मारने का दावा किया है। यानी ईरान के आसमान में अब अमेरिका की वायुसेना सुरक्षित नहीं रही। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी और साथ में ईरान के पलटवार वाले गेम के बीच एक नए खतरे का अलर्ट भी है। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि अब ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने जा रही हैं। मीडिया में यह खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है।